हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है भारत में भाषावाद। भारत में भाषावाद, जैसे कि हम जानते हैं, भाषावाद भी अन्य तत्वों की तरह जैसे कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की तरह भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाला एक तत्व है। वैसे तो भाषाई प्रश्न का देश की राजनीति में समावेश सर्वप्रथम विदेशी सरकार के विरोध में के एक साधन के रूप में हुआ था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अपने आंदोलन के दौरान ही संपूर्ण देश के लिए एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का विषय बराबर उठाते रहे हैं। गांधी जी द्वारा सन 1917 में चलाया गया हिंदुस्तानी आंदोलन में भी भाषाई विषय एक तरह से राजनीतिक हो गया था। 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस ने नेहरू द्वारा प्रस्तुत भाषाई आधार पर राज्यों के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। 1928 में प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट में भी ब्रिटिश भारत के प्रांतों के पुनर्गठन की मांग को दोहराया गया। भारतीय संविधान सभा ने सन 1950 में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करते हुए यह निश्चित किया था कि 15 वर्षों में अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी। यह कहा गया कि 15 वर्षों में हिंदी सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम का रूप ग्रहण कर लेगी और केंद्रीय स्तर पर हिंदी का प्रयोग होने लगेगा। किंतु व्यवहार में इस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका। पूर्व निर्णय के अनुसार हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बन गई, किंतु जब उस पर अमल किया जाने लगा तो चारों ओर विरोध की आवाज़ उठने लगी, जो आज भी उसी प्रकार जारी है। इस प्रकार भारत की भाषाई भिन्नता की समस्या राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाधा बन गई। अगर राष्ट्रवाद सभी को प्रिय है तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आपको तनिक भी नहीं छू सकती, विचलित नहीं कर सकती। यह नारा सभी के मन में होना चाहिए तो ये समस्याएं नहीं होंगी। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी के आधिकारिक प्रयोग एवं क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग का गठन का प्रावधान है। यह आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर विचार करेगा। इसके साथ ही संविधान राज्य के विधानमंडलों को भी यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उस राज्य में राजकीय प्रयोजन हेतु हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेगा। परस्पर सहमति से यह व्यवस्था 2 या अधिक राज्यों को स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा का स्पष्ट प्रावधान है। भाषा की राजनीति करने वाले लोग भाषाई मतभेद उत्पन्न कर उसका लाभ उठाते हैं। सामान्यतः भाषा की राजनीति राजनेताओं द्वारा की जाती है, जिसमें कई नेता चाहे वे किसी अन्य भाषा में आमतौर पर बात करते हों, लेकिन जनता के सामने उनकी भाषा में बात करते हैं, जिससे जनता को विश्वास हो कि वह नेता उन्हीं का है। इस तरह का कार्य नेता अपना रिश्ता जनता से जोड़ने के लिए करते हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार से भाषा की राजनीति की जाती है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी होगी। हिंदी के आधिकारिक प्रयोग और क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति पर सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा भाषा आयोग के गठन का भी प्रावधान है। यह आयोग देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषाई क्षेत्रों के व्यक्तियों की उचित मांगों पर विचार करेगा। इसी के साथ संविधान राज्य के विधानमंडलों को भी यह अधिकार प्रदान करता है कि वे उस राज्य में राजकीय प्रयोजन हेतु हिंदी या उस राज्य की क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार कर सकेंगे। परस्पर सहमति से यह व्यवस्था 2 या अधिक राज्य भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण रक्षा के भी स्पष्ट प्रावधान है। अगर हम भाषाई व्यवस्था या भाषावाद की पृष्ठभूमि की बात करें तो संविधान में इन व्यवस्थाओं को क्रियान्वित करने हेतु 1955 में
पहला राजभाषा आयोग प्रोफेसर B.J. खरे की अध्यक्षता में गठित किया गया था। 1967 में राजभाषा संशोधन अधिनियम द्वारा त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का सुझाव आया। इसके तहत सरकारी सेवाओं में पत्राचार के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाएं हिंदी, अंग्रेजी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में ली जाएगी। हिंदी का निरंतर विकास भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा और इन स्पष्ट प्रावधानों के होते हुए भी हमारे देश में हिंदी भाषा के विकास में निरंतर बाधा बनी हुई है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन एवं दक्षिण के कुछ राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन का विचारणीय मुद्दे रहे हैं। भाषा के आधार पर नए राज्यों के निर्माण की मांग में भी भाषावाद की संकीर्णता निहित है। किसी क्षेत्रीय भाषा का विकास हो, इसमें अन्य नागरिक कोई आपत्ति नहीं कर सकता, किंतु क्षेत्रीय भाषा के विकास में हिंदी को बाधक मानना और उसका हिंसक तरीके से विरोध राष्ट्रीय अस्मिता के लिए ठीक नहीं है। हिंदी साम्राज्यवाद की का असुरक्षा का भाव समाप्त कर अहिंदी भाषी क्षेत्रों में विश्वास स्थापित करना देश की प्राथमिकता हो, जिससे त्रिभाषा फार्मूला व्यावहारिक रूप धारण कर सके। पारिवारिक एवं क्षेत्रीय भाषाएं कभी भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं ले सकती और न ही वह इन्हें देश की राजभाषा में से कोई चुनौती महसूस होनी चाहिए। भाषाई विविधता तो समाज का एक लक्षण है, जहाँ शारीरिक भिन्नताओं के समान ही जुबानी भिन्नताएं पनप सकती हैं। ऐसा माहौल उत्पन्न हो कि भाषाई आंदोलन आधार पर आंदोलन कुछ स्वयंभर नेताओं के अस्तित्व का अनुरक्षण का व्यायाम है। आम नागरिकों को यह समझना आवश्यक है कि शासन का भी यह दायित्व बनता है कि वे संसाधनों के रोजगार के अवसरों का समान वितरण बिना किसी भाषाई भेदभाव के आधार पर करें। सर्वत्र कानून का शासन हो, न कि भाषाई बहुसंख्यक की स्वेच्छाचारिता का शासन। हमारे राज्य में भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलवाने हेतु शांतिपूर्वक आंदोलन किए जा रहे हैं। भरोसा जीता जाता है, कभी मांगा नहीं जाता। ये तो दौलत है जिसे कमाया नहीं जाता, ना ही कभी खरीदा जा सकता। भारत में भाषावाद की समस्या वस्तुतः राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित समस्या रही है, जिसके कारण तिल का ताड़ बना दिया जाता है। भाषाई समस्या को लेकर उत्पन्न विवादों के परिणाम स्वरूप देश का राजनीतिक वातावरण तो दूषित हुआ ही है, इसके साथ साथ देश का जीवन भी अशांत हो गया है। इस तरह भाषाई प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न बन गया है और कुछ स्वार्थी राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दलों ने भाषाई आधार पर जनता को उत्तेजित करने का कार्य किया है। ऐसी स्थिति में कभी कभी ऐसा आभास होने लगता है कि कहीं भाषाई प्रश्न हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित ना कर दे। इसी के संबंध में मॉरिस जोन्स ने भी कहा है कि क्षेत्रीयवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति में इतने प्रज्वल प्रश्न रहे हैं और भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के साथ साथ इनका गहरा संबंध रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण समस्या है। भाषावाद की समस्या के समाधान के कुछ उपाय। भाषावाद के सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं, जैसे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना। भाषा के आधार पर राज्यों में झगड़े होते हैं। भाषा के आधार पर ही उत्तर दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अन्य भाषाओं द्वारा मान्यता की मांग की जाती है। विभिन्न राज्यों में हिंदी विरोधी आंदोलन किए जाते हैं। दबाव समूहों का जन्म होता है। राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न होता है। आंदोलन, हिंसा इत्यादि का प्रयोग होता है। संकीर्ण क्षेत्रीय हितों की भावनाएं बनती हैं और क्षेत्रीय भावता की भावना का विकास होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। भाषा के आधार पर उग्र आंदोलन राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए चुनौती है। इनके शांतिपूर्वक हल निकालने के लिए कुछ उपाय ये हो सकते हैं, जैसे कि परस्पर समझाइश एवं प्रेरित करना। बहुसंख्यक हिंदी भाषा भाषियों का दायित्व बनता है कि अहिंदी भाषी राज्यों को समझाइश द्वारा प्रेरित करें कि हिंदी किसी भी रूप में प्रादेशिक भाषा के लिए चुनौती नहीं बल्कि सहायक है। हिंदी का प्रचार प्रसार सुनियोजित तरीके से सभी को विश्वास में लेकर किया जाए।
भाषाई आदान प्रदान हेतु सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का विस्तार किया जाए। पर्यटन को बढ़ावा देकर हिंदी की आवश्यकता को व्यावहारिक बनाया जाए। त्रिभाषा फार्मूला व्यवस्थित रूप में केंद्र एवं राज्यों के स्तर पर सुचारू रूप से लागू किया जाए। प्रादेशिक भाषाएं भी हिंदी के प्रसार के लिए सहायक हो सकती है, उसी दिशा में उनका विस्तार किया जाए। राजनीतिक संकीर्णताएं समाप्त कर राष्ट्रीय हित में भाषावाद की समस्या का हल ढूंढा जाए। आंग्ल भाषा की प्रशासनिक प्रयोजनार्थ एवं अनुवाद की सीमाओं तक ही उपयोग हो। भाषाएं संप्रेषण का माध्यम है, यह भाव देशवासियों के मन में जगाना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि धर्म और भाषावाद दोनों ने ही भारतीय राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों में धार्मिक सद्भावना और सहनशीलता होनी चाहिए। राजनीति में भाषावाद के प्रभाव को कम करने के लिए, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि देश की एक राष्ट्रभाषा हो, जिससे देश के प्रत्येक नागरिक की सहभागिता हो। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।